तो अपन क्या करेंगे, ए एंड बी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई एक या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकते हैं बिटवीन द टू एटम्स। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यू नो दैट। टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, अगर थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अभी वी कैन से दैट if both the electrons are shared by a single atom, right now they are shared by the single atom to other atom, but other atom doesn't share any electron, then it is but other atom do not share electrons, then it is called coordinate bond, right, then we call it as a coordinate bond। तो अगर अपन उसे ऐसे लिखेंगे, भाई मेरे पास A है और B है, इसने ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर किया इसके साथ, देन we'll write the bond with arrow, हम बॉन्ड को एरो से डिनोट करेंगे। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर किया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट वाज शेयर्ड बाय दैट बी, इसने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन इससे शेयर नहीं किया, लेकिन इसने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसके लिए एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से शेयर होंगे तो दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, विल राइट हियर। जैसे अगर हमें कोवेलेंट बॉन्ड बताना है तो अपन ऐसे बता सकते हैं, भाई एग्जांपल में वी आर हैविंग Cl और Cl, सो वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ Cl2, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डिंग ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर होगा, तो विल गेट द बॉन्ड। अभी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉमन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉमन हो गया, तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, we get a bond। If we are having HF, तो H का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन F के इलेक्ट्रॉन तो 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ हैलोजन। क्या करेंगे अपन, शेयर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन HF or HCl or HBr, whatever we can write। Even we can write that if there is an oxygen atom, we can write like this, oxygen atom, oxygen के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक ऑक्सीजन एटम के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वी नो दैट कि अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अपन इसमें फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जैसे हम ड्रॉ करते हैं दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वी से दैट, जैसे अज्यूम कर लेते हैं अपन, मेरे पास एक एटम ऐसे है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और अपन उसे ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक एटम है मेरे पास जिसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एक दूसरा एटम है जिसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। विथ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड,
तो हम क्या करेंगे, इससे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देंगे। ये अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे हम कहेंगे, विल राइट दैट, जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया मॉलिक्यूल में NH3 होता है अमोनिया मॉलिक्यूल, वी राइट लाइक दिस NH3। इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, बिकॉज ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन थे और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था हाइड्रोजन से। उसके बाद विल राइट दैट कि भाई इसमें एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, बोरॉन, जिसके पास BF3 लिखते हैं अपन। बोरॉन के अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि फ्लोरीन के 7। तो अभी हम बोरॉन के पास चेक करेंगे तो देयर आर 3 बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स। उस कोवेलेंट बॉन्ड में उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। क्या करेंगे अपन, इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके पास डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो एक एटम ऐसा होगा जिसके पास लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है और फिर भी लोन पेयर है, और दूसरा एटम ऐसे है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अगर उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, तो हम उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वी कैन राइट दैट, जैसे और भी दूसरा मॉलिक्यूल लिखते हैं अपन। मैं अब एग्जांपल जैसे लिया अपन ने यहाँ पर, जैसे अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे विल राइट दैट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन हैज और ऑक्सीजन, carbon has 4 valence electrons, so I'll write 2 2 and 4. Oxygen has 6 valence electrons, so I'll write like this. ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मैं 4 बॉन्ड तो नहीं बना सकता बिटवीन द एटम्स। 2 एटम के बीच में कभी भी 3 से ज्यादा बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट ना। सो विल से दैट वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 3 एक्सिस, x, y and z. So more than 3 bonds cannot exist between the 2 atoms. If there are 3 axes. So what will write? There will be a sharing of electron like this. Now this has got 6 electrons and this has got 8 electrons. Now the octet of this has been completed. But carbon has only 6 electrons. Octet of oxygen is completed because oxygen requires only 2 electrons. So first we'll focus on oxygen to complete the octet. Then we'll focus on carbon. Now the octet of the oxygen is completed. Now carbon requires 2 electrons. So what I will do, this is a lone pair and its octet is complete. This is called a lone pair. A pair of electron, free electron is called a lone pair. तो इस इलेक्ट्रॉन को हम इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयर करेंगे। ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, बट इसका इलेक्ट्रॉन हम शेयर करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। सो इट मींस दैट वी हैव टू राइट लाइक दिस, कार्बन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है। तो ये तो डबल बॉन्ड हो गया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, तो इसमें अपन ने ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट कर लिया। ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। विल राइट लाइक दिस, in any molecule, अपन सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, in any molecule coordinate bond is always formed, coordinate bond is formed after formation of covalent bond. पहले अपन क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे।
उसके बाद अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हम क्वाड्रेट बॉन्ड की बात करेंगे। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। Coordinate bond is stronger than covalent bond, but it is weaker than stronger than covalent. It is stronger than covalent bond, but weaker than ionic bond. It is stronger than covalent bond, but weaker than ionic bond. Weaker than ionic bond, right? So like that we can say. There is a reflection, I think, right now. एक मिनट रुकना, मैं इस reflection को ठीक करता हूँ। आगे इसमें समझ रहा है? नहीं डाल दो, दो बार और reflection। Right? So we can write like this. That is, but weaker than ionic bond. अभी we can discuss one more concept, the concept of formal charges, है ना? एक इसमें एक छोटा सा concept और discuss करेंगे. That will be our fourth point. और fourth point में we'll discuss the formal charge, है ना? तो formal charge. Actually formal charge ना, जब हमें पहले ना ये नहीं पता था कि coordinate bond भी exist करता है, तो हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे इसके बेसिस पे, मतलब सारे स्ट्रक्चर्स जो ड्रॉ करते थे अपन फॉर्मल चार्जेस को लेके ड्रॉ करते थे। द स्ट्रक्चर विच हैज मिनिमम चार्ज, पहले क्या होता था, हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे करते थे कि कुछ इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देते थे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उस टाइप से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे। तो अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लोगे तो उसमें चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन किसी को दोगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम ये कहा करते थे पहले, जब हमें ये नहीं पता था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं हम, तो हम बोलते थे भाई जिन स्ट्रक्चर्स में सबसे कम चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। सो द स्ट्रक्चर विद द मिनिमम फॉर्मल चार्ज विल हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो द स्ट्रक्चर विद minimum formal charge has maximum stability, has maximum stability, ठीक है ना, has maximum stability। तो विल कैलकुलेट द स्ट्रक्चर्स, हम स्ट्रक्चर लिखेंगे और जिस स्ट्रक्चर में मिनिमम फॉर्मल चार्ज होगा हम उसको स्टेबिलिटी मैक्सिमम बताएंगे। अब मैं बताता हूँ पहले आपको कि फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट वो स्कूल के लिए है। हमें अगर डायरेक्टली प्रेडिक्ट करना है तो मैं इसको मॉलिक्यूल को देख के ही बता सकता हूँ कि इसमें कितना फॉर्मल चार्ज होगा, लेकिन पहले हम पूरा सीखेंगे सो दैट वी आर एबल टू राइट इन द स्कूल आल्सो। स्कूल में आपको फॉर्मल चार्ज का पूरा डेफिनेशन और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके भी दिखाना पड़ेगा, तो वो चेक कर लेंगे। So let us check how we can write the format charge, ठीक है ना? So how we are going to write the format charge? Check like that.
So let us write the formal charges. Formal charge अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज on the atom. To calculate the formal charge on the atom. On the atom. अगर मैं एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो we'll use one formula. हम वहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे. So formal charges will be equal to, है ना, formal charges will be equal to, that is number of valence electron minus number of free electrons minus 1 by 2 into number of bonded electrons on the atom. Bonded electrons. Of an atom. ये अपने लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन हो जाएगा इन अ मॉलिक्यूल. इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम इन मॉलिक्यूल. तो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको. अभी मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट अज्यूम कर लेता हूं. इसके बाद अपन स्ट्रक्चर्स एक बार ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर शुरू करेंगे. तो फ्रॉम द बेसिक थ्योरी वी स्टार्ट ऑल द स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्रीज. ठीक है. तो we'll write that. Suppose I have got a structure of ozone. एग्जाम्पल लेने वाला. मेरे पास O3 एग्जाम्पल है क्योंकि फॉर्मल चार्जेस मुझे उसके लिए नहीं चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. उसमें मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूँ. एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए. स्कूल में मैं वही एग्जाम्पल लूंगा जो उनसे स्कूल में पूछ सकता है. ये अगर स्कूल में पूछेंगे फॉर्मल चार्ज तो एग्जाम्पल हम ओजोन का ही पूछेंगे. वो तो पूरा ओजोन को ही देख लेता है. So we'll write that ozone में O3 that is ozone है. तो ओजोन में अपन स्ट्रक्चर लिखेंगे ना अगर ऐसे. तो स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इज लाइक दिस. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. एक ऑक्सीजन एटम और 1 2 3 4 5 6. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है. यू कैन चेक दैट. राइट ना. सभी एटम के अराउंड देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना अपन ने. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया अपन ने ऐसे. तो इसका भी ऑक्टेट अपन को पता है कैसे बनाया आपने. और इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है. We know that. ये सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है. राइट. तो आपने लिखा. मैं यही लिख लेता हूँ जैसे. विल राइट दैट कि भाई आपने ओजोन में ऐसे स्ट्रक्चर लिखा और ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने 1 2 3 4 5 6. मैंने एक बार और लिख लिया ऐसे. ये इलेक्ट्रॉन्स थे इसके. ठीक है. ये 6 इलेक्ट्रॉन है. अब अपन क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को नंबर दे देते हैं क्योंकि ऑल आर ऑक्सीजन ना. तो ये ऑक्सीजन 1 है, ये ऑक्सीजन 2 है, ये ऑक्सीजन 3 है. So we'll write that formal charge on oxygen 1. So we'll write that formal charge on oxygen 1. ठीक है ना. ऑक्सीजन 1 पे फॉर्मल चार्ज देखते हैं अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो दैट विल बी इक्वल टू. वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना. v इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो अपन वहां लिख लेते हैं. भाई v को क्या समझूं मैं, f को क्या समझूं मैं. सो विल राइट दैट v इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑफ एन एटम. f equal to number of free electron, ना. फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम. और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड 1 by 2 आपने लिखा. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो तो चलेगा अराउंड द एटम. सो 1 by 2 b by 2 भी लिख सकते थे अपन. b by 2 लिखेंगे तो b इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड एटम. सो b इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड एटम. अराउंड एटम. ठीक है ना. अपन ऐसे लिख देंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम. सो इसको अपन b लिख सकते थे. सिर्फ b. राइट. तो फॉर्मल चार्ज. अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है. तो वी नो दैट 1 2 3. ये 3 ऑक्सीजन एटम्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 2
3 4, जितना डॉट्स अपन ने लिखा है ये फिर इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो विल राइट दैट 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिर माइनस 1/2 इनटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अराउंड कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अपन कहेंगे 2 और 4, जितना बॉन्ड्स होगा उसके अराउंड उतने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अराउंड। तो अपन कहेंगे भाई उसमें ना 4 हो गए, तो अपन ने लिखा मल्टीप्लाई बाय 4। दिस इज द फॉर्मल चार्ज परसेंट ऑफ वन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसके ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लिखा अपन ने। बॉन्डेड, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मींस द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो अराउंड द एटम है, अराउंड एटम मतलब उसके अराउंड कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने लिखा 2 + 2 4, कैंसिल करते हैं, ये तो 2 हो गया, इट बिकम्स 0, so the formal charge on 1 is 0. Now let us write the formal charge on oxygen 2. अब हम formal charge on oxygen 2 लिख लेते हैं। तो oxygen 2 पे अगर आप formal charge लिखोगे तो I'll write like this, this is the oxygen 2. Again I'll write that valence electron तो oxygen का 6 ही होगा, और the free electrons on that is only 2. These are the 2 free electron which is present. All are bonded, others are bonded. These are the 2 free electrons. वो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अपन ऐसे लिख देते हैं भाई ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ 1/2 इनटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा इधर, ये 4 हो गया और 2 ये हो गया, 6 हो गया, तो अपन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें लिखेंगे 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 लिखने वाला होगा, देन आई विल राइट दैट इट कम्स आउट टू बी +1, तो इसमें हमारा जो नंबर ऑफ दैट इज फॉर्मल चार्ज आएगा वो +1 आएगा। अगेन आई विल राइट ऑन ऑक्सीजन दैट इज 3 पे अगर चेक करूंगा तो अभी ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी दिस वन, 6 ही होंगे। नाउ व्हाट आई विल डू, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 1/2 इनटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर इसके अराउंड कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, अराउंड लिखा बने, अराउंड द एटम द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, सो द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड दैट एटम इज, दिस एटम इज ओनली 2, जिस जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से है, तो we'll get that it will be equal to -1. So it means that the formal charge on this is 0, this is +1, this is -1. ठीक है, अब आई थिंक आपको कैलकुलेट करने का तरीका पता चल गया, हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्जेस, राइट। नाउ व्हाट आई कैन डू, अगर मुझे फॉर्मल चार्ज पहले ही लिखना होता तो मैं क्या करूंगा, आप बस मुझे स्ट्रक्चर बनाना सिखा दो, आप मुझे बस स्ट्रक्चर बनाना सिखा दो, बाकी मैं अपने आप ही कर लूंगा। कैसे, आप ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद आपने यहां पर ऐसे बनाया 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था तो आप यहां क्या बनाते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो ना, कोऑर्डिनेट, तो वो स्ट्रक्चर बन गया। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे चलो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो मैं ऐसे करता हूं, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाता हूं, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देता हूं, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके यहां से मैंने इसको दे दिया, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया आपने तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन लेके जिसका ऑक्टेट, अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना देखो, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है देखो, तो हमने क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना वो इसका था, हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो पॉजिटिव चार्ज आया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिव चार्ज आया। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे अच्छा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह आप क्या कर रहे हो कि जहां आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखोगे उस एरो के टेल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेना, उस एरो के टेल से एक इलेक्ट्रॉन ले लो और इसको दे दो, भाई जिससे इलेक्ट्रॉन लोगे, मतलब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एरो का साइन देखो, अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना आता है स्ट्रक्चर्स में, अगर स्ट्रक्चर में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना आता है तो आप कहो कि जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो ना,
उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के प्लेस पे आप क्या करो, रादर देन मेकिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड किससे? इन दोनों इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन को यहीं रहने दो और इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दो। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके इसको दोगे तो यू विल गेट वन पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस, बिकॉज यू आर टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके आप उसको देने वाले ना। तो हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, एरो का जो टेल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन लेना है और हेड वाले एटम की तरफ एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको देंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो विल गेट द फॉर्मल चार्जेस। आप देखो ऑक्सीजन 1 पे 0, ऑक्सीजन 2 पे +1, ऑक्सीजन 3 पे -1। तो इसका मतलब है आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, मुझे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूल में आपने जिस जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा वहां मैं फॉर्मल चार्जेस लिखूंगा। और फॉर्मल चार्जेस लिखने का तरीका क्या होगा? So we'll write that the way of writing that coordinate bond is, covalent bond is, you take one electron from that atom which has shared its electron with the other atom. So we'll take one electron from this, we get a positive charge on this, give it to this, we get a negative charge on that. That is a forward charge. It means that I can write the structure of this. अपन CO का स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं? तो अपन कहेंगे भाई आप CO का स्ट्रक्चर तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप। कैसे? अपन कहेंगे यहाँ पर कार्बन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन था 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं अपन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे लिखते हैं। ये बन गया अपने पास डबल। अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना था ना, तो अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से यहाँ बनाएंगे क्योंकि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देते हैं। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन लोगे तो इसमें +1 चार्ज और इसको दोगे तो इसमें -1 चार्ज। एंड गेट द स्ट्रक्चर। मतलब दिस इज आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 बॉन्ड्स इन दिस +1 चार्ज, these the 2 electrons, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया था तो -1, ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं। अभी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है और इस पे कार्बन पे -1 चार्ज और उसमें +1 चार्ज। +1 क्यों आया? क्योंकि आपने जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दोगे तो इससे इलेक्ट्रॉन लिया पॉजिटिव चार्ज, इसको दिया नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द फॉर्मल चार्जेस। हमें ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है कार्बन और ऑक्सीजन पे, बस आप ये बता दो कि अगर इस मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो मैं फॉर्मल चार्जेस बता सकता हूँ। अगर मॉलिक्यूल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है तो वहां फॉर्मल चार्जेस नहीं होंगे। अगर एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल में देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वहां फॉर्मल चार्जेस होंगे, राइट? तो दैट इज हाउ वी गेट द फॉर्मल चार्जेस। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, सो दैट इज हाउ, मुझे फॉर्मल चार्जेस में बस यही चाहिए। स्कूल में अपन को ये एग्जांपल पूछेंगे, मैक्सिमम ये पूछ सकते हैं, दैट्स ऑल। तो इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर ये भी करेक्ट है एंड इफ यू राइट विद द फॉर्मल चार्जेस तो ये भी करेक्ट है। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह हमने ये ऐसे लिखा ना, कोवेलेंट बॉन्ड लिखा, तो वी गेट अ चार्जेस ऑन ऑक्सीजन एटम्स, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। अगर हमको यहाँ पर चार्जेस प्लस और माइनस चार्जेस मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है, विल से दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ड्यू टू दीज चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, there is a electrostatic attraction between the atoms, because अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा that is called electrostatic attraction। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है and that's why we have written it is stronger than covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड से इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर है
क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी है, but it is weaker than ionic bond because ionic bond is a strong electrostatic attraction between the atoms. That is how we can write. So this is about the coordinate bond. Now we can write that how to write the electron distribution in the atoms. So ये electron distribution कैसे करते हैं? To complete the octet वो check करते हैं अपन. How to write the electron distribution to complete the octet. That is called Lewis structure. Octet structure. तो हम वो Lewis structure कैसे पढ़ेंगे वो देखेंगे, right? सो लुईस स्ट्रक्चर में ना ये सीखेंगे कि भाई कैसे हमको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, ठीक है ना? स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो देखना है, तो ठीक है भाई, करेंगे हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर्स, ठीक है? सो विल राइट द लुईस स्ट्रक्चर फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं कैसे बताना है लुईस स्ट्रक्चर्स। अभी लुईस स्ट्रक्चर्स विल राइट दैट इट इज लाइक दिस, दैट इज लुईस ऑक्टेट थ्योरी। लुईस ऑक्टेट थ्योरी, अभी लुईस ऑक्टेट थ्योरी, अब ऑक्टेट लिखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, वी आर गोइंग टू राइट दैट ऑक्टेट थ्योरी। अब स्कूल में भी नहीं हमसे पूछेंगे डिटेल में लिखने के लिए, और हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले, एक्सप्लेन द लुईस ऑक्टेट थ्योरी। We require only the points by which we can write the structure and geometry of molecule. For writing the structure and geometry of molecule, we must know the distribution of electrons among the atoms in a molecule. So for the distribution of electrons among the atoms in the molecules, we have to use the Lewis octet theory. Now we know that bonding always takes place from the valence shell. Bonding हमेशा valence shell से ही होगा. So we know that bonding always takes place from the valence shell. The electrons of valence shell. Bonding only take place by valence electrons. ठीक है, बॉन्डिंग जो होता है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है। तो ठीक है, विल राइट दैट इफ द बॉन्डिंग टेक प्लेस ओनली विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो लिखते हैं अपन व्हाट विल हैपन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। सो विल से दैट नाउ हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर, जो मैं आपको अभी स्ट्रक्चर बता रहा था वो स्ट्रक्चर्स अपन लिखते कैसे वो देखना है अपन को, ठीक है? तो विल राइट दैट, विल राइट सर्टेन रूल्स, what are the rules we will follow to write the structure. Now we know that for the writing the rules, whatever rules we have to write, for that we require, for in any molecule what you have to do, right? I will just give you the points कि आप electron distribution कैसे लिखोगे. We'll write point 1, write valence electron in pairs around center line.
दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू फॉलो। आप क्या करोगे, एक एटम ले लोगे, उसके अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। तो जब मुझे कोई स्ट्रक्चर लिखना है किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे अगर मुझे लिखेंगे कि भाई यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ CO2, तो आई विल से दैट हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो मैं लिखूंगा कार्बन इज द सेंट्रल एटम, बिकॉज वो ट्रस्टेबल सीरीज में था ही नहीं। तो we'll write that there is a pair of electrons like this. Next, share or donate the electron from central atom, central atom to other atom. ये central atom को अपन C ऐसे लिख देते हैं. This is central atom like this. To other atom, so share or donate the electron from central atom to other atoms, right? So that octet of other atom is complete. Other atom completed. तो other atoms का octet is completed. Like that we can write. So what I will do, the other atom is oxygen. So oxygen का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। तो इसका मतलब है इससे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। Why it is so? Because उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको सेंट्रल एटम से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने भी यही लिखा, शेयर और डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेंट्रल एटम सो दैट अदर एटम को ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मतलब अदर एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सेंट्रल एटम से शेयर कर दो आप। But always check the octet of central atom. But always check the central atom, octet of central atom. Because अगर ऑक्टेट सेंट्रल एटम का कंप्लीट हो गया विदाउट अकोमोडेटिंग ऑल एटम्स, तो फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बिकॉज if the octet of central atom is completed, octet of central atom is completed, completes before accommodating the other atoms, before accommodating other atoms, then central atom will form coordinate bonds. Then central atom forms coordinate bond. Coordinate bond. तब central atom coordinate bond बनाएगा with other atoms. With other atoms. We'll write that. With other atoms. बिकॉज अगर उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया फिर भी वो शेयर करेगा तो उसका ऑक्टेट एक्सपेंड होगा ना फिर तो विद अदर एटम्स। ठीक है। सो इधर भी इसको अब कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। राइट, नाउ वी विल चेक। दिस इज द पॉइंट वी हैव टू फॉलो एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन राइट दैट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल चार्जेस। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अगर हम फॉर्मल चार्जेस पूछेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे पहले, फिर हम फॉर्मल चार्जेस लिखेंगे। Like that we can write the structure. So this is how we can write the rules. Next we can write is, that is, now we can have example for writing the Lewis structures. But किसी का भी octet expand नहीं होना चाहिए, एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम octet theory पढ़ रहे हैं
तो ऑक्टेट मस्ट नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर एनी एटम, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं भाई, एक पॉइंट लिख देते हैं, octet of any atom should not be expanded, of any atom must not be expanded, वो expand नहीं होना चाहिए, that we have to remember. It is right there. So, example we written for CO2 है, जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लिखते हैं, we'll write like this for CH4 molecule. Now we know that carbon has 4 valence electron, हाइड्रोजन रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के लिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, हाइड्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस, हाइड्रोजन के लिए तो हमें ड्यूप्लेट ही कंप्लीट करना होता है ना, हाइड्रोजन के लिए तो हमें ड्यूप्लेट ही कंप्लीट करना होता है, वी कैन राइट लाइक दिस, इसका 2 4 6 8 हो गया इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन का ईच हाइड्रोजन विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, द ड्यूप्लेट इज कंप्लीट. Second example, we can write that, suppose we are given that as H2O. So oxygen is a central atom, its valence electron is 6. How many electrons are required by hydrogen? 2 electrons. You just donate that. If I write that it is NH3, so I'll write that nitrogen 1 2 3 4 5. How many hydrogens? 3. So 3 hydrogen will get the complete duplet, and nitrogen got 8 electrons, 1 1 2 electrons, so 2 4 6 8. Nitrogen octet is complete, and the hydrogen, the duplet is complete, the 2 electron with the hydrogen atoms. Then we can write that other example, we can say that if we are given like this, that is we have seen that it is the octet must be completed, that was the main priority for us. So as we have written that CO2, we can write that carbon has valence electron of 4. Oxygen required 2 electrons, so we can write like this. 2 bonds, 2 electrons, so the 2 bonds. CO2. Now if I write that, what I have followed, first point, write the central electrons of the sun around the central atom. Valence electron in pairs around the central atom, right? शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, जितना इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना शेयर कर दो आप, शेयर करोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. उसके बाद वी राइट दैट, बट ऑलवेज चेक, मैं इसके ऑक्टेट को भी चेक कर रहा हूं, 2 4 6 8 ऑक्टेट इज नॉट एक्सपेंडेड. नाउ लेट अस चेक लाइक दिस. अगर मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल है SO2, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दिया, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस ऑक्सीजन का. बट अभी सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. एंड वी नो दैट अगर सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो अब जो बॉन्ड बनाएगा ना सल्फर, दैट मस्ट बी ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो हम क्या करेंगे, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज अब तो ये और शेयरिंग नहीं कर सकता, अगर ये वापस इससे शेयर करेगा ऐसे ऑक्सीजन के साथ कि दूसरे ऑक्सीजन को भी अपन इलेक्ट्रॉन देते हैं, तब तो गलत हो जाएगा. व्हाई इट इज, बिकॉज इसके ऑक्टेट में 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग. तो मैं यहां पर ये बॉन्ड नहीं बना सकता. यहां पर अपन क्या करेंगे, इसमें अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ. तो ये तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन ये अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा. SO2 मॉलिक्यूल में ये तो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, लेकिन ये अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर नहीं करेगा. इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन इसने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया.
That is how we got. Right? तो ऐसे अपन बता सकते हैं. So this is how we are able to write that कि coordinate bond कब बनेगा. हमें क्या करना है? When we are sharing the electrons, जैसे अपन again we'll take one example है. Take one example. Sixth example. मैं SO3 भी ले लेता हूँ. तो अभी what I will do? I will write that sulfur has how many valence electron? 6. लिखा है. Now sulfur requires how many electron to complete the octet? थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, right ना? चलेगा. Sulfur require how many electron to complete the octet? 2 electrons. तब तो अपन कहेंगे and oxygen require how many electron to complete the octet? That is also 2 electrons. Then let us complete the octet of both. मैंने पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा पेयर्स में, उसके बाद ऑक्सीजन को जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए मैंने दे दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अगर शेयर करूंगा इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा. मुझे हर बार मैंने आपसे कहा ऑक्टेट ऑफ एनी एटम मस्ट नॉट बी एक्सपेंडेड. व्हाई इट इज सो? बिकॉज आप इसमें ऑक्टेट वर्ड यूज कर रहे हो. ऑक्टेट थ्योरी मींस the atom should follow the octet rule. The octet of any atom must not be expanded. तो अपन क्या करेंगे? अब सल्फर में एक ही एटम को अकोमोडेट कर पाया और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी अदर एटम लेफ्ट है. अदर एटम बचा हुआ है और सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो अपन से कहा गया कि भाई बट ऑलवेज चेक द octet of central atom, because if the octet of central atom completes before accommodating the other atoms, the central atom forms coordinate bond with the other atoms. Then what will do? Write a coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये ऑक्सीजन अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, बट सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा. इधर भी ऐसे ही होगा. ये ऑक्सीजन अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, बट सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. We'll get like this. This is how we can write the coordinate bonds. And I think we got that. How to write the Lewis octet structures. अभी I can write like this. जैसे हमारे पास मैंने अमोनिया लिखा, तो मैं अमोनियम आयन भी लिख सकता हूं. अमोनियम आयन में तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा. पॉजिटिव चार्ज क्यों? बिकॉज अमोनिया मीन्स इट इज लाइक दिस. अमोनिया तो ये लिखा हुआ है, इसके पास एक लोन पेयर है और इसको अपन एक प्रोटॉन देते हैं. प्रोटॉन मीन्स द हाइड्रोजन विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स. भाई हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो आपने हटा दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया. अभी इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपन कहेंगे इसमें क्वाड्रेंट. तो दिस कैन बी द स्ट्रक्चर. अपन को एक बात पता हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप फॉर्मल चार्जेस में लिख सकते हो. कैसे? अमोनिया था, नाइट्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर फॉर्मल चार्जेस में कन्वर्ट करना है तो चार्जेस लिखने होते हैं. इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. इससे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जहां पर एरो का टेल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन लेना होता है, और जहां हेड होता है वहां इलेक्ट्रॉन देना होता है. अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और उसको देता हूं तो उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा. उस पर ऑलरेडी देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. सो अगर वहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देने से वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज. तो बिल्कुल न्यूट्रल. तो अपन कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा इसमें से, और एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन. मतलब हम चार्जेस भी लिख सकते हैं.
ठीक है, अभी what I will do, let us write the structure of acid also. हम structure of acid लिखते हैं और फिर उसके बाद हम इसका अगर कोई limitations है तो फिर limitations लिखेंगे. So let us write that how we can write the structure of oxyacids, because without oxyacid HCl के structure में we wanted to write that HF or HCl का structure how it is. So we'll write that. इसको हटाता हूँ और structures लिखेंगे of acid. So how to write the structure of acid we'll check. So let us discuss that how to write the structure of acids. So we'll say that structure of acids. So to write structure of acids. वैसे हमको ऑक्सी एसिड्स लिखना चाहिए because we wanted to write ना, मतलब अगर HCl का स्ट्रक्चर क्या होगा, we know that हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे शेयर करेगा, we'll get the structure like this. Oxy acids mean the acid which contain oxygen, they are called oxy acids. जिन एसिड्स में ऑक्सीजन होगा उसको अपन ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं. Oxy acids. So oxy acids mean those acids which contain oxygen, they are called oxy acids. ठीक है, we'll write like this. Suppose we'll take example. तो इसमें ना अपन क्या करेंगे, ऑक्सी एसिड, अगर हमें ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो we'll write like this. कन्वर्ट, अपन क्या करेंगे, जो ऑक्सी एसिड्स होंगे उनमें अपन क्या करेंगे कि एसिड्स को एनाइन में कन्वर्ट कर लेंगे. सो we'll write that first convert the acids in oxy acids in oxoanions. ऑक्सीनाइन भी लिख सकते हो, anions, right? oxyanions. And the number of negative charge, अब anion बनाऊंगा तो negative charge भी बनेगा, and the number of negative charge is equal to, number of negative charge is equal to the number of oxygen atom bonded with a single bond, equal to number of oxygen atom bonded with single bond. Number of oxygen atom bonded with single bond. So they are bonded with a single bond. We can write like this. ठीक, so bonded with a single bond. So let us check that how we can write. अभी एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास HNO3 HNO3, it donates 1 H plus sign, we know that. So what I will do, instead of writing the structure of HNO3, I will write the structure of NO3 minus I. So what I will do, आपने वहां पर लिखा हुआ है oxoanions. First convert the oxy acids into the oxoanions. This is oxyanions. Now what you can do, write the valence electron of central atom. The rules we have in the octet theory. Now number of negative charge is
equal to the number of oxygen bonded with a single bond. You can check that. The 6 electron I've written 2, 4, 6 electron of oxygen atom. If these are the 6 electron of oxygen atom, we can say that there are 7 electrons in the oxygen atom. Now to make it 8, negative charge means there is an extra electron in the molecule. That extra electron is always added to the oxygen atom which is bonded with a single bond. Because when an oxygen atom is bonded with a single bond, it will always have 7 electrons. So plus 1, that is an extra electron, is added in that oxygen which is bonded with a single bond. Now you can check the other part, and the rules for the other part will be same as we have written for Lewis octet theory. Now oxygen required 2 electrons, we are going to write like this. The other oxygen atoms. So there are 3 oxygen atoms and the 2 oxygen atom is accommodated, but after accommodating the 2 electron atoms of oxygen, the octet of nitrogen is complete. After accommodating the 2 oxygen atom, the octet of nitrogen is complete. Now the other bond which will be formed is a coordinate bond with the other oxygen atom. Is the coordinate bond with the other oxygen atom. This is how we can write. And we have added the extra electron in this one. So when you give extra electron to any atom, you always write a negative charge on that. So there is a negative charge on this oxygen atom, but one oxygen atom is bonded with a covalent bond, other oxygen atom is bonded with the coordinate bond. Coordinate bond is always formed after the covalent bonds. First we share the electrons and we check the octet of central atom. If the octet of central atom is completed before accommodating all the other atoms, then it will form coordinate bond. Now we can take another example. Suppose we are having another oxyanides. We can write like this. Suppose we write H2SO4, sulfuric acid. We are now sulfuric acid gives 2H plus and a sulfate sulfuric acid. Now since there are 2 negative charges, it means that the 2 oxygen atoms are bonded with a single bond. So I'll write that sulfur, its valence electron is 6. The 2 oxygen atoms are bonded with a single bond. Let's be written that. So if we write a single bond with any oxygen atom, then we know that it will have 7 electrons in its octet. So the extra electron is always added to that oxygen atom which is bonded with a single bond. So that we'll get a negative charge on that. One negative charge on this oxygen atom, the other negative charge will be on this oxygen atom. Now the octet of sulfur is completed along with the oxygen atoms. So if the octet of sulfur is completed, now the other atom will be accommodated by the sulfur via coordinate bond. So write the coordinate bond. This is a coordinate bond. That is how we can read the structure. That is the structure of sulfatide. The structure of sulfatide we have. We can take another example. The other example we write will be like this, that is
Suppose we write H3PO4. Now we must know that the one thing what we should remember is whatever acid we are writing, you must know that how many proton that acid can donate. That is compulsory. Because when you know that how many proton it can donate, you are able to write its anion. So we can write that. It will give us 3H plus ion and a phosphate ion, 3 negative ion. So if the phosphate ion has 3 negative charge, we'll write that phosphorus has 5 valence electrons. 3 oxygen atoms are bonded with a single bond. Octet of phosphorus is complete. And the 1 oxygen atom left will be bonded with the coordinate bond. That is how the structure is. We're able to write for the oxygen. So these are the rules for writing the Lewis octet structures. Now there are a few molecules like this also. Other molecules, what we can write is, we have few more molecules in which we can write like this, that is, we have other molecules like, we'll say that just say PCl5 is there. So we'll write that other examples. Now we are not writing for the oxyanions. You know that how to write that oxyanions. We just convert it to the anions. Other example we are writing. In other examples, we can say that suppose we are having like this PCl5. Now in PCl5, there are 5 valence electron of phosphorus. We have written that. Chlorine require 1 electrons. Each chlorine will require 1 electron. Each chlorine will require 1 electron. If I complete the octet of all the chlorines, because each chlorine will require 1 electrons. If I complete octet of all the chlorines, the octet of phosphorus is expanded. 2, 4, 6, 8 and 10 electrons are there in the octet of phosphorus. Then this molecule will violate the Lewis octet rule because the phosphorus is having more than 8 electrons. So since there is more than 8 electrons in the phosphorus, it violates the octet rule. So we'll say that this is a limitation for octet, Lewis octet structure. So it should be the limitation time. So it violates octet rule. Violates octet rule. Thus it is called. So since octet is expanded, octet of phosphorus more than 8 electrons. So it is also called hypervalent molecule. So it is called hypervalent molecule. It is called the hypervalent molecule because its octet is expanded, and this doesn't follow the octet rule. But sometimes what happens? Some writers or some scientists, what they have done, they have told us that even though Lewis octet theory is a basic classical theory, because a classical theory we won't require any experimental evidence for that. We only write that since the octet of an atom is completed, then it has maximum stability. It is having an inert gas configuration. So what they have done, they have written the structure of PCl5 like this.
the valence electron. And the Cl atoms, other Cl atoms, one more Cl atom, one more Cl atom. So now we know that the octet of phosphorus is complete in this case. Even one has been expanded, one electron is extra in that. It was completed here. The octet of phosphorus completed without accommodating the 2 electrons. Now what they say, write the valence electron of this chlorine, the 7 electron of chlorine, the 7 electron of other chlorine also in this. Then we can write the half coordinate bond. Half coordinate bond means we are not writing the complete arrow, we are writing a half arrow, then it is called half coordinate bond. The single electron is shared with this half dotted bond. Means again we'll say that okay, this is also following the octet theory, PCl5. But half coordinate bond will not have any significance. But it exists. Matlab, without experiment, theoretically we say that it can exist. Just to justify that, we are following the octet rule because PCl5 exists. Since PCl5 exists, we are just theoretically justifying that it can form half coordinate bond. So we can write a half coordinate bond to justify that. PCl5 also follow the octet rule, but it is a hypervalent molecule because it can expand its octet. So if there can be more than 8 electrons in the octet of any atom, then we can say that molecule is called hypervalent molecule. And if the number of electrons are less than 8 electrons, then it is called hypovalent molecule. Similarly, BF3. In BF3, the octet of boron is not complete. BF3 has less than. Similarly, in BF3 we should write. Similarly, you can write that in BF3, boron has less than. In BF3, boron has less than 8 electrons. So it is called hypovalent molecule. Hypovalent. So hypervalent means those molecules in which the central atom has more than 8 electrons, and hypovalent molecule in which the central atom has less than 8 electrons. So we can write that the hypovalent molecule will be like this. Boron has 3 valence electrons. The valence electron of boron is 3, and the fluorine require only 1 electron. So 1 fluorine, 2 fluorine, and 3 fluorine. There will be 3 fluorines. Like this. So it will be a hypovalent molecule. It will be a hypovalent molecule. So if it has less than 8 electrons, it will be called as hypovalent molecule. If more than 8 electrons, it will be a hypervalent molecule. So this is about the Lewis structure. How to write for the oxyanions, how to write for the other molecules, we know that, right? The Lewis structure. Next we can write is
we can say. We'll write limitations. So these are few limitations what we have written. Hypovalent molecule, hypervalent molecule, they are limitations. When this can be called as the limitations, no? ये भी तो हमारे लिए limitations ही तो था. Hypovalent और hypervalent molecule, they doesn't follow the octet rule. वो octet rule को follow नहीं करेंगे, right? So we can write like that. So let us try. Now we can say that limitations of Lewis octet theory. Of Lewis theory. And this is theory is a classical theory. हमको सिर्फ लुईस थ्योरी तभी यूज करेंगे या ऑक्टेट थ्योरी तभी यूज करेंगे when it is asked in the question that we have to follow the Lewis octet theory. So first it violates in hypervalent molecule. Hypervalent molecule. So hypervalent molecule में we can write that PCl5 such as PCl5, SF6, right? SF4, IF7. So any molecule in which the octet of atom is expanded, we'll say that it will be a hypervalent molecule. It violates in hypovalent molecule. Molecules such as BCl3, AlCl3, right? BeCl2, BF3, etc. We can write. Any molecule in which the octet of central atom is not completed, we can write like that. Next we can write is if the total number of electron in the molecule is odd, then also it will be violated. If the total number of electrons in a molecule is odd, if the number of electrons in the molecule is odd, then also it is violated. तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो इवन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा? Because octet के लिए तो we require even number of electrons, distribution for even number of electrons. Then it can't follow Lewis octet rule. और Lewis octet rule follow नहीं कर सकता. Like that, ना? We used to write that Lewis octet rule. So, for example, if I write that, I'm having NO. ये Lewis octet rule follow नहीं कर सकता. Why it is so? नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 और ऑक्सीजन के पास 6. How can we write the even distribution? If I write bond like this, then octet of oxygen is completed, but nitrogen has only 7 electrons. Now, how you can complete the octet for nitrogen atom? Because we cannot write the even number of distribution with odd number of electrons. It's impossible. So, how can we can write the structure of this? Oh, well, we will say that we cannot write like this. ऐसे नहीं लिख सकता. If I say that, chalo, I will write like this. ऐसे ना, we'll have 1, 2, 3,
4, 5, 6. We cannot write like this. Then the octet of oxygen is expanded. Octet of nitrogen is incomplete. Octet of oxygen is expanded. So this cannot be the structure. It is wrong. This will be the wrong structure. Then we'll say that it is not possible to write the structure of those molecules in which there is odd number of electrons. So we cannot write the structure of this. We cannot write the structure of this. Cl has 7 valence electrons. Oxygen requires 2 electrons to complete its oxide. Now what? How we will write the octet of chlorine? And if I write even like this, because it is like this, coordinate 1, then also it is not possible to write to complete the octet of chlorine, means the 8 electrons in chlorine. So it is not possible to write the 8 electron in the chlorine. So it is not possible to write the structure of those molecules in which there is odd electron either in the central atom or in the other atom. Even if there is a with other atom also, then also we are not able to write the fluid structure of that molecule. Next we can write is, so these are the three main limitations. We say that we've already discussed about the hypervalent molecule and hypovalent molecule. This is about the geometry of molecule, that is how to write the octet completion for the molecules. At least we know that from the Lewis octet theory that between the atoms from this Lewis octet, so we're just writing note, by Lewis octet theory, we are able to predict how many electrons are shared between the atoms, are shared between the other atoms with central atom and other atom, between central atom and other atom. We can write like this, right? So this is what we can predict from the Lewis octet theory. This is about the Lewis octet theory, we can say that. Now we'll discuss about the bonds, the sigma types of bonds, types of covalent bonds. So after Lewis octet theory now, and Lewis octet theory is a classical theory. ये हम तभी यूज करेंगे जब हमसे कहा जाएगा क्वेश्चन में that you have to use the Lewis octet theory. Otherwise we never use, because after Lewis octet theory there will be a valence bond theory, there will be a Vesper theory, there will be a hybridization of the molecules, there will be a linear combination of atomic orbital, there will be a molecular orbital theory. There is a so many theories are there. So this theory will be only used when the questions is asked related to this theory. And they say that you have to follow the Lewis octet theory. Otherwise, we are not going to use the theory. We'll use the other model theories for all our calculations. Types of covalent bonds. Covalent bond, bonds. There are two types of. Generally, there are two types of covalent bonds. Generally, there are two types of covalent. That is called sigma and pi.
sigma and pi bond. The sigma bond is related as we write that sigma and the pi bond is the pi. So when there is a single bond, A and B, when there is a single bond between the two atoms, it is always a sigma bond. When there is a double bond between the two atoms, so single bond, double bond. So in a double bond, we write that this is single bond. Huh? Double bond, if we have like this. So in a double bond, there is one sigma and one pi bond. When there is a triple bond, so in a triple bond between the two atoms, one sigma and two pi bonds. And two pi bonds. So one bond will be the sigma bond, the other two pi bonds will be there. So one sigma and two pi bonds are present in the triple bond. These bonds are formed by orbital overlapping. Know that we will discuss that orbital overlapping part. So sigma bond and pi bonds, they are like this. Let us write a difference between the sigma and the pi bond. What is the difference between the sigma bond and the pi bond? Which bond is stronger? Which bond can we can see that a sigma bond is existing without a pi bond, but a pi bond cannot exist without a sigma bond. When there is a sigma bond, there will be a pi bond also. We can predict like that. Sigma and pi bond. So let us write that. Sigma bond and pi bond. So if we write a difference between the sigma and the pi bond, let us check what will be the difference. Okay. So we'll just write like that, sigma bond and the pi bond. And the pi bond. Sigma bond and the pi bond. So we can write like that. Sigma bond and a pi bond, how it is and how we can write that. So we can write that. After this we can discuss that how the sigma bond and pi bonds are formed. How we can form a sigma bond and a pi bond. It can exist without pi bond. But it cannot exist without a sigma bond. Pi bond. It cannot exist without sigma bond. It cannot exist without sigma bond. It is stronger than pi bond. Stronger than pi. Obviously बात है, we'll write that weaker than sigma bond. So if it is stronger, obviously बात है, we'll say that its bond energy will be more. We can write like that. It is always formed. It can be, we can write, it is formed. Not always, we'll say that. It is formed by overlapping of orbitals. Like
SS overlap, SP overlap, and PP overlap. Horizontal overlap. Horizontal overlap. We can write this. It is formed by PP overlapping of orbitals. Overlapping of orbitals. By vertically. Here the orbital overlapping is horizontal, but in case of pi bond, it is vertical overlap. Like that, we are able to predict the formation of sigma bond and pi bond. Requires high energy to break. So, do not involve in reactions or resonance phenomena, and we can write and resonance phenomena. I will tell you that what is resonance phenomenon, huh? But it requires less energy to break. So we can say that this is since it require more energy, so less reactive. Less reactive. And this we can say that it will be more reactive. Huh? So require less energy to break. Less energy to break. So involve in chemical reactions. So it involve in reactions. It will be involved in reactions. It is more reactive. More reactive than sigma bond, obviously. More reactive than sigma bond. More reactive bond we can write. So this is the difference between the sigma and the pi bond, we can say. Now we can check how these sigma bond and the pi bonds are formed. How we can form the sigma bond and the pi bond. So let us check how we can write that, how we can form the sigma as well as pi bonds. So formation of sigma and the pi bonds we can write. First of radicals. So formation of sigma and pi bond. So before we are going to write that, the formation of sigma and pi bond, we'll write that overlapping of orbitals because they are formed by overlapping of orbitals. So let us check how that covalent bond are formed by orbital overlapping of orbitals. So formation of covalent bond by orbital overlapping. By orbital overlapping. So there are different type of orbital overlapping. We'll write that one is we've written that SS overlapping, then we can write that SP overlapping, and then we can write the PP overlapping, like that we can write of orbitals.
right? So we can write that orbital overlapping of orbital, right? How we can write? We'll check that. We can write that SS overlap. SS overlap. Now we all know that. I want to tell you the shape of s orbital is spherical. The shape of p orbital is dumbbell shape, and the shape of d orbital is double dumbbell shape. S, P, and D. These I won't have to tell you. The shape of orbital. SS overlapping means the two s orbital will overlap on each other. The orbital which shows overlapping, right now, either it will be for if it is sharing the electron, then it must have at least one unpaired electron. So I will write that SS overlapping when one partially filled s orbital, partially filled s orbital, s orbital overlaps with the partially filled other s orbital, with partially filled other s orbital, then it is called SS overlap. Then it is called SS overlapping. Then this will be called as SS overlapping. So let us check how we can write that SS overlapping. One s orbital having one unpaired electron overlaps with other s orbital having other electrons. You can write like this. Hydrogen atom 1s1. Other hydrogen atom 1s1. When they overlap on each other, we'll get a hydrogen molecule. After overlapping, we'll get that one electron of this, other electron of this. They will form hydrogen bond. This electron will be shared with this electron of hydrogen atom. We'll get the hydrogen bond. So in SS overlapping, what will happen? One s orbital will overlap with other s orbital with the two electrons will be shared between the nucleus of two hydrogen atoms. So the electron density will lie maximum between the nucleus of two hydrogen atoms. So when the electron density is maximum between the nuclei of two atoms, then it will form a bond. So we can say that this is SS overlap. One partially filled s orbital of one atom and the partially filled s orbital of other atom, then it will form a SS overlapping. SS overlapping can form a single bond. The two electrons are shared to form a single bond. Then in that case we say that this is sigma bond because there is a single bond, it will be a sigma bond. SS overlapping can only form a sigma bond. S orbital can never form pi bond. So this is SS overlapping, we can say that. Next we can write that SP overlapping. SP overlapping. So in SP overlapping we'll say that when a partially filled s orbital
partially filled s orbital of one atom, s orbital of one atom overlaps with the partially filled p orbital or half filled p orbital. One atom overlaps with partially filled or half filled. Partially or half filled s orbital of other atom, or half filled s orbital of other atom then it is called sp overlapping. So I can write like this. You can write the orbital in this circular form or in a box form, it doesn't matter. But here we have written the shape of orbitals. So when s orbital, it is like this, s orbital will be spherical shape. When a s orbital overlaps with the p orbital, so this is having one unpaired electron and the p orbital is also having one unpaired electron with the opposite spin. They will overlap to give a bond. It will be like this. This is perfect. So sp overlapping, this is s orbital, this is p orbital, so we'll write that this is sp overlapping and this will always form a sigma bond. Sp overlapping, that is s orbital, this is p orbital. This is called sp overlap. So we can say that the example, as we have written here, the example of hydrogen molecule, wherever there is a single bond, because we're writing SS overlapping, so we have written like that. We can say that one hydrogen atom is there, one is one. We can write the Cl atom, that will be 3s2p5. It requires one electron and this requires one electron. So this electron can be shared with this electron so that its octet will get complete. So the example will be HCl molecule, HF molecule. Like that we can write the examples. sp overlap. Even NH3 molecule, because in NH3 what will happen? One nitrogen atom, we know that nitrogen atom is 1s2, 2s2 and p3. So we'll write that this is 1s, this is 2s and this is 3p, px, py and pz. The three electrons are present in this. These three p orbitals can overlap with the three hydrogen atom in NH3 molecule. NH3 molecule. So in NH3 molecule, there will be three p orbitals. So hydrogen atom, hydrogen atom, hydrogen atom. One is one. We can write like this one. One is one, one is one, one is one. So this electron will be shared in this, this, in this, this, in this. We can get NH3. Nitrogen with three hydrogen atom is the 3 sigma bond in this. So these all bonds, the straight line we are writing with the bonds, one single bond. That is not just a bond, it is orbital overlaps. So we can write that this is the orbital overlapping, we can say. So this is called sp overlapping. Here we are just writing that how the s orbital will overlap with the p orbital to get sp overlapping. Next we can write that pp overlapping. Today we'll stop here only. In the next class we'll continue with the pp overlapping. Right?
because in PP overlapping we require more time, or maybe possible because there is some more part ना बोर्ड में भी थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, तो अपन ये बोर्ड भी चेंज कर सकते हैं, तो बोर्ड भी चेंज कर सकते हैं, राइट ना, कि दूसरा बोर्ड लेकर आऊंगा। तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कल मॉर्निंग में अपना फिर क्लास होगा, बट कुछ होमवर्क भी था आपका पीरियड टेबल का, वो होमवर्क भी अपन को डिस्कस करना, राइट। तो आज अपन यही रुक जाते हैं, और पीरियडिक टेबल का कल होमवर्क भी डिस्कस करेंगे, और विल डिस्कस द पीपी ओवरलैपिंग ऑनवर्ड्स, ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. हाँ, Thank you, sir.